आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन युद्ध की शुरुआत और ग्लोबल पॉलिटिक्स। अब नेटो चीफ मार्क रूट ने एक चेतावनी दी भारत, ब्राज़ील और चाइना को। उन्होंने कहा अगर इन देशों ने रशिया को इनडायरेक्ट सपोर्ट दिया तो लग सकता है 100% टैरिफ, यानी इम्पोर्ट टैरिफ। ये शुरुआत है नए कोल्ड वॉर 2 की। क्या रूस दबाव में आएगा? क्या भारत दबाव में आएगा? क्या रूस के जो दोस्त हैं ब्राज़ील और चाइना वो दबाव में आएंगे? क्या रही उनकी स्टेटमेंट्स? तो अब देखते हैं हम आगे कि क्या क्या हो सकता है। मार्क रूट ने एक चौंका देने वाली बात कह दी कि भारत, चीन और ब्राज़ील पर 100% टैरिफ लग सकता है। एक चेतावनी दे रहे हैं कि इस दुनिया में इनका दबदबा है, कि वेस्टर्न कंट्रीज़ की ही पावर रहेगी। क्या नेटो इस धरती पर राज करेगा? ये हमको देखना है इस वॉडकास्ट चैनल पर। देखिए क्या कहा नेटो चीफ मार्क रिब्यूट ने। That President Trump said basically, if Russia is not serious about peace talks, within 50 days he will slam secondary sanctions on countries like India, China and Brazil. So my encouragement to these three countries particularly is, if you live now in Beijing or in Delhi, or you are the president of Brazil, you might want to take a look into this, because this might hit you very hard. So please make the phone call to Vladimir Putin and tell him that he has to get serious about peace talks, because otherwise. पहले एक छोटी जानकारी लेते हैं कि जब युद्ध शुरू हुआ 24 फरवरी 2022 में, जब रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेड किया, 25 फरवरी तक कीव को घेर लिया गया था। रशियन टैंक्स काफ़ी अंदर तक जा चुके थे और फिर 29 मार्च के आसपास एक मीटिंग हुई टर्की में, जहाँ पर रशिया, यूक्रेन और ईयू के मेंबर्स, या कह सकते हो नेटो के मेंबर्स भी प्रेजेंट थे। ये एक अंडरस्टैंडिंग थी कि ये वॉर को रोक दिया जाए, सीज फायर किया जाए और तब तक इसका कोई एक हल निकाल लिया जाएगा। जहाँ पर मिला रूस को एक धोखा। जब तक की मीटिंग स्टार्ट हुई 1 अप्रैल तक रूस ने कीव से अपनी आर्मी हटानी स्टार्ट कर दी। उनके टैंक्स वापस आने लग गए और उनकी मूवमेंट बेलारूस और रशिया की तरफ स्टार्ट हो गई। जब तक ये मीटिंग चली या ये बातचीत चलती रही, ये 10-15 दिन तक, तब तक यूक्रेन में नेटो ने टैंक्स, वेपन्स, एंटी एयरक्राफ्ट रॉकेट्स, ऐसी छोटी मोटी मिसाइल्स का सप्लाई देना स्टार्ट कर दिया। अंदर ही अंदर वो धोखा दे रहे थे रशिया को। बाहर बात कर रहे थे पीस टॉक्स की और पीछे से आर्म्स की सप्लाई चालू रही। फिर ये पीस टॉक्स ख़त्म हो गए मई महीने में और फिर रशिया ने अपना एग्रेशन शुरू कर दिया यूक्रेन के ऊपर। तब तक यूक्रेन के पास काफ़ी हथियार आ चुके थे लड़ने के लिए। तो इस टर्की की मीटिंग के बाद रशिया ने एक धोखा खाया। उन्होंने समझा ये सिर्फ एक ड्रामा था, एक थिएटर था, जहाँ पे बातचीत कुछ और हो रही थी और पीछे कुछ और हो रहा था। तो उन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि भाई इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता है और उन्होंने एक सबसे बड़ी शर्त की कि यूक्रेन को डीमिलिटराइज कर दिया जाए। डीमिलिटराइज का मतलब यूक्रेन के पास अपनी खुद की बड़ी आर्मी नहीं हो सकती है, छोटी आर्मी रख सकता है। या कंडीशन ऐसी होगी कि कल को लड़ने लायक ना रहे और यूक्रेन उसके सामने चाहेगा कि उनकी सिक्योरिटी क्या है, क्योंकि उनके पास आर्मी नहीं होगी तो फिर उनकी सिक्योरिटी क्या है यूक्रेन की। तो इस मुद्दे पे बात अटक गई थी। फिर वेस्टर्न मीडिया ने उंगली उठाई रशिया पर कि भाई आप वाइट फॉस्फोरस बॉम्ब यूज़ कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए। अभी देखो डबल स्टैंडर्ड्स। 2018 में ही मोसुल में नेटो और यूएस ने वाइट फॉस्फोरस बॉम्ब यूज़ किए थे। मतलब जब यूएसए और नेटो जब बॉम्ब यूज़ करें जो ख़तरनाक हैं, जो काफ़ी ख़तरनाक बॉम्ब होते हैं ये वाइट फॉस्फोरस, तो वो सही है, और वो रशिया यूज़ करे तो गलत है। ये डबल स्टैंडर्ड्स तो हम हमेशा ही देखेंगे, वेस्टर्न पावर्स हमेशा ही करते हैं, चाहे वो भारत के साथ ही क्यों ना हो पास्ट में।
रशिया के साथ भी करते आएंगे। और इस समय पलड़ा भारी भारी हो गया है, क्योंकि चाइना एक पावरफुल नेशन खड़ा हो चुका है, प्लस रशिया के पास टेक्निकल नोहाउ है मिसाइल्स की और वॉरहेड्स की। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बैठा हुआ है। वर्ल्ड का जो सिस्टम, जो संतुलन है, वो बैलेंसिंग हो रहा दिख रहा है। उसके रिलेटेड हम बाद में बात करेंगे। थोड़ी और इम्पोर्टेंट जानकारी है कि इससे पहले रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था, जो रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन था। और इतना ही नहीं, यूक्रेन का भी एक एरिया डोनास उसको भी रशिया ने ले लिया, वो भी रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन है। और इतना ही नहीं, जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो यूक्रेन के हैं, वो रशिया भाषा को ही बैन लगा देना चाहते थे। किसी भाषा पर बैन लगाना पूरी दुनिया में ही अलाउड नहीं, क्योंकि आप एंटी डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। जिसको जो भाषा बात करनी वो करे या यूज़ करना करे। जब धर्म पे पाबंदी नहीं तो भाषा पे कैसे हो सकती है? तो इतने हद तक जेलेंस्की भी गिर चुके थे कि वो रशियन लोग जो रहते थे, जो पुराने यूक्रेन के अंदर, वो काफ़ी उन पर अत्याचार करते थे। तकरीबन 5,000 लोगों को उन्होंने मार दिया था आर्मी द्वारा, बम्बार्डमेंट के साथ। तो ऐसी हिस्ट्री भी रही है यूक्रेन में कि उन्होंने अत्याचार बहुत किया रशियन लोगों पर जो यूक्रेन में रह गए थे। और एक एक समय था जब यूक्रेन रशिया का पार्ट होता था, जब यूएसएसआर था, सॉवरेन रशिया, जब फेडरेशन था। तो उस फेडरेशन रशिया में जब ये यूक्रेन एक पार्ट था, तो रशिया आज भी उसको अपना एक पार्ट ही समझता है। और काफ़ी आबादी भी वहाँ है जो रशियन भाषा यूज़ करते हैं उस कंट्री में रहकर भी। तो ये कुछ छोटी मोटी इतिहास हमने आपको बताई। अब दूसरे टॉपिक पर आते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप ने 50 दिन की अल्टीमेटम दी, एक धमकी दी कि 50 दिन में रशिया को पीस टॉक्स पर आना पड़ेगा और इस यूक्रेन में एक सीज फायर करके एक शांति लानी पड़ेगी, चाहे उसके लिए उनको कितनी भी मीटिंग करनी पड़े। परंतु रशिया इस बात के लिए नहीं मानेगा, क्योंकि रशिया को पता पड़ चुका है ये धमकी है। और यूएसए और नेटो काफ़ी वीक दिख रहे हैं, क्योंकि कभी वो धमकी देते हैं उनको सैंक्शन लगाने पे, टैरिफ लगाने पे। सैंक्शन तो काफ़ी कुछ लगा चुके, थक गए सैंक्शन लगाकर, अभी भी रशिया कुछ बिगाड़ नहीं सके। वॉर हारने की परिस्थिति पे, पर आज भी रशिया 500, 600, 700 पर डे ड्रोन और मिसाइल्स मार रहा है। और डिफेंस सिस्टम यूक्रेन का पूरा ख़त्म हो चुका है। और यूएसए कह भी रहा है कि उसके पास अभी पेट्रियट सिस्टम डिफेंस करने के देने के लिए नहीं है, उसकी प्रोडक्शन को टाइम लगेगा। पहली चिंता है अमेरिका को ये कि अपनी डिफेंस के बारे में सोचे यूक्रेन की। फिर नेटो सोचता है कि पहले हम अपना डिफेंस के बारे में सोचें कि यूक्रेन की। अंदर से नेटो कमज़ोर हो चुका है, परंतु उनका दबदबा रहा है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से, और उससे पहले से भी रहा है। इनफैक्ट 200-250 साल से इनका दबदबा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ का, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़। और इसी उम्मीद में है कि इस दुनिया में उनकी धाक चलती रहे, परंतु वो अभी कमज़ोर नज़र आ रही है। इंडिया बहुत क्लियर है कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में देखेगा। ब्राज़ील ने भी क्लियर कर दिया कि हम किसी के धमकी या दबाव में नहीं आएंगे। ब्राज़ील भी एक छोटी मोटी मात्रा में एक क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर है। अब बात करें चाइना की। चाइना तो कभी भी दबाव में नहीं आया है। वो अपने आप में एक बहुत पावरफुल इकोनॉमी है, जिसका साइज़ 19 ट्रिलियन के बराबर है। तो वो कोई दबाव में आने से रहा, और रशिया का बहुत क्लोज अलाई है। और हम बात करेंगे इसके बाद क्रूड ऑयल, जो वर्ल्ड में क्रूड ऑयल कितना निकलता है और उसका बैलेंस के बारे में, कि आपको इससे अंदाज़ा आएगा कि जितनी धमकी जो यूएसए नेटो दे रहे हैं टैरिफ की, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अल्टीमेटली क्रूड ऑयल की जो मैं आपको इक्वेशन समझाऊंगा, उसके बाद में आपको समझ आ जाएगा कि रशिया और या उसके एलाइज कितने पावरफुल हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो पुतिन ने स्पीच दी थी 13 जुलाई 2025 को, तो जिससे आपको समझ आएगा कि उनकी क्या सोच है। और वो कोई प्रेशर या दबाव में नहीं है, ना ही डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में, ना ही नेटो पे। और उन्होंने अपना पूरा व्यू स्पष्ट किया है। ये आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, डब्ड है इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में। जो पुतिन ने एक इंटरव्यू दिया था एक पत्रकार को। इस इंटरव्यू में पुतिन ने कहा कि वो 20 साल केजीबी में काम किए हैं
और उनको लगा कि हमेशा वेस्टर्न कंट्रीज और रशिया में एक आइडियोलॉजिकल युद्ध रहा है जिसमें कहा जा सकता है कम्युनिज्म वर्सेस डेमोक्रेसी। तो जब वो खुद प्रेसिडेंट बने और जब रशिया का कारोबार उन्होंने संभाला तो तब भी उनको कुछ समय लगा, और फिर थोड़े समय के बाद उनको पता लगा कि ये एक जियो पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ना कि कोई इनकी आइडियोलॉजी है। और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज एक पाखंड है और वो कहते कुछ है और करते कुछ और है। और उनका ये कहना है कि रशिया को सॉवरेन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो रशिया एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। और वो रिस्पेक्ट चाहते हैं कि रशिया के भी अपने व्यू हैं, उसकी भी रिस्पेक्ट की जाए। ये संक्षेप में ये कहा जा सकता है इस इंटरव्यू के बारे में, बाकी आप खुद देखकर समझ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन जो मैंने पहले कहा था इस पॉडकास्ट के शुरू में कि क्रूड ऑयल की कितनी इम्पोर्टेंस है और इनकी धमकियों में कितना वजन है, और दुनिया कैसे क्रूड ऑयल से कंट्रोल्ड है और कितना आप दबा सकते हो कि नहीं दबा सकते, उसका अंदाज़ा आम आदमी लगा सकता है इस कैलकुलेशन के बाद। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो हमने रीसेंट ट्रेंड निकाला है, ग्लोबल ऑयल सप्लाई यानी क्रूड ऑयल सप्लाई। ये 2024 में थी अप्रॉक्सीमेटली 102.8 मिलियन बैरल्स पर डे, और हमारी जो कंजम्पशन है जो नेक्स्ट लाइन में है 102.7 मिलियन बैरल्स पर डे। अभी देखो फर्क कितना है, 0.1 मिलियन यानी लगभग 1 लाख बैरल पर डे, मल्टीप्लाई कर लो 365 दिन से। क्रूड ऑयल प्रोडक्शन 365 दिन चालू रहती है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए। बहुत ही नैरो मार्जिन है ये बैलेंस जो है ग्लोबल ऑयल सप्लाई और डिमांड, बहुत नैरो रहता है, बहुत बड़ा गैप नहीं होता है इसमें। तो थोड़ा भी अगर डिमांड कम हो जाए तो ग्लोबल इन्वेंट्रीज बहुत तेज़ी से भी बढ़ सकती है। अब अंदाज़ा लगाइए 1 लाख बैरल पर डे बचता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 365 डेज से, कैलकुलेशन से ही पता पड़ता है 36 मिलियन बैरल पर एनम और सप्लाई मतलब स्टॉक में बचता है एक ईयर एंड के बाद। अभी हिसाब लगाइए कि ईयू का टोटल इंपोर्ट 9 मिलियन बैरल्स पर डे और प्रोडक्शन आता है आपका तकरीबन 3,10,000 बैरल पर डे। कितना बड़ा फर्क है, ना मात्र बराबर। यानी ईयू कितना डिपेंडेंट है, हेवीली डिपेंडेंट है ऑयल इंपोर्ट, स्पेशली उनके रशिया के साथ रिलेशन जब अच्छे थे तो बहुत भारी मात्रा में वो गैस और क्रूड ऑयल रशिया से इंपोर्ट करते थे। जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुआ उन्होंने डायरेक्ट सैंक्शन लगाया है, तो डायरेक्टली नहीं खरीदते हैं बट इनडायरेक्टली वो रशिया का क्रूड खरीदते हैं दूसरी कंट्री के द्वारा, चाहे वो इंडिया में आकर रिफाइन होकर वहाँ जाता है या कुछ और कंट्री में जाकर वो क्रूड ऑयल रिफाइन होकर या डीजल पेट्रोल के फॉर्म में वहाँ एक्सपोर्ट हो जाता है, या काफ़ी मात्रा में क्रूड ऑयल भी यूरोप में जाके रिफाइन होता है। और क्योंकि इसमें कंट्री ऑफ ओरिजिन की इम्पोर्टेंस नहीं है, बिकॉज दुनिया में ये यूनाइटेड नेशंस जो चार्टर है क्रूड ऑयल के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की इम्पोर्टेंस नहीं जाती। जब वो क्रूड ऑयल शिप में आके आ जाता है और इंटरनेशनल वाटर्स में होता है तो वो किसी देश का क्रूड ऑयल नहीं कहलाता है, वो सिर्फ क्रूड ऑयल ही कहलाता है। इसके लिए वो डिफाइन नहीं किया जा सकता कि किस कंट्री का है और वो कोई भी यूज़ कर सकता है। ये लूप होल निकाला गया था क्योंकि ये इराक पर जब अटैक हुआ था और काफ़ी देशों पे जो अटैक करते हैं नेटो और उसका क्रूड ऑयल का एडवांटेज लेना चाहते हैं क्योंकि वो सैंक्शन खुद ही लगाते हैं और उसका फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं, तो ऐसे लूप होल बना के रखे थे। तो आज वही लूप होल रशिया को एडवांटेज दे रहा है। अब देखिए आप स्क्रीन पर है यूनाइटेड स्टेट्स 22 मिलियन बैरल्स पर डे प्रोडक्शन, वर्ल्ड का 22%, 22%। सऊदी अरेबिया सेकेंड हाइस्ट 11.13 मिलियन बैरल्स पर डे, 11% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन। सेम रशिया
10.75 मिलियन बैरल्स पर डे, 11% ऑफ द ग्लोबल शेयर। आप इमेजिन कीजिए सिर्फ 1% ग्लोबल प्रोडक्शन, जो हमने पिछली बार देखा था कि सिर्फ 1% का फर्क है जो प्रोडक्शन कंजम्पशन से ऊपर होता है, जस्ट 1% में कितना क्रूड ऑयल मार्केट सेंसिटिव है। इमेजिन कीजिए आप रशिया को आप दबाना चाहते हो, या 50 दिन की जो धमकी दे रहे हो, या दूसरी कंट्री पर सैंक्शन लगाओगे, 100% टैरिफ लगाओगे, आप अपने ऊपर अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। कहने का मतलब ये है, अगर दुनिया का 11% प्रोडक्शन निकाल दोगे, या रशिया का 11 मिलियन बैरल्स पर डे निकाल दोगे, तो ये लाएगा कौन, ये भरपाई कौन करेगा? कहाँ पे इन्फ्लेशन जाएगा? क्रूड ऑयल कहाँ शूट अप करेगा? आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। भगदड़ मची पूरी दुनिया पर। इतना बड़ी मात्रा में क्रूड लाना कोई आसान काम नहीं है। एक रात में, एक साल में, 3 साल में, 5 साल में लाना भी आसान नहीं है। अब किस सैंक्शन की बात कर रहे हैं? किस लिए आप ये सब कर रहे हैं? किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये तो पुतिन भी जानता है, ये चाइना भी जानता है, डोनाल्ड ट्रंप खुद भी जानते हैं, ईयू का चीफ भी जानते हैं, और इंडिया भी जानता है। इनफैक्ट ये आम आदमी भी जानने लग गया है कि इस सब धमकियों से कोई काम नहीं आने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन ज़रूरी है और सबको क्रूड चाहिए है। इसको प्रोडक्शन रोकने का मतलब वर्ल्ड वॉर 3 का न्योता है। 11 मिलियन बैरल्स पर डे रशिया का प्रोडक्शन, इमेजिन है 11%, और आपका वर्ल्ड का सरप्लस इज जस्ट 1%, 1% ही है। 100,000 बैरल पर डे, 1 लाख बैरल पर डे, बस इतना ही सरप्लस है। और ये पर डे की बात कर रहे हैं, और 11 मिलियन आप बंद करने की बात करें, इसका आधा भी आप नहीं कर सकते, 1% भी नहीं कर सकते। कितना इम्बैलेंस हो जाता है। कोई कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकती, ना इंडिया कर सकती, ना ही चाइना, ना यूएसए। खुद यूएसए को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका जितना प्रोडक्शन है वो तो खुद पूरा कंज्यूम करता है, उसके पर थोड़ा सा ही एक्सपोर्ट करते हैं वो। हार्डली उनका एक्सपोर्ट 5% है उनके टोटल प्रोडक्शन का। तो उनको फर्क नहीं पड़ता यूनाइटेड स्टेट्स को, बाकियों को बहुत फर्क पड़ता है। सबसे बड़ी मार ईयू खाएगा, कि ईयू का 9 मिलियन बैरल्स पर डे इंपोर्ट है, और प्रोडक्शन तो कुछ है ही नहीं, ना मात्र 3 लाख बैरल्स पर डे। क्या होता है? कुछ भी नहीं। तो किसको धमकी दे रहे हैं? और अभी 18 जुलाई को इंडिया में नायरा पर सैंक्शन लगा दिया यूएन ने। नायरा में नॉजनेफ्ट, जो रशिया की कंपनी है, स्टेट ओन कंपनी, वो गुजरात में रिफाइनरी है, तो उसमें वो ओन करते हैं स्टेक 49%, और इसमें इनडायरेक्टली होल्डिंग इटालियन कंपनी की भी है, जो केवानी इंटरप्राइजेस करके है। तो उस पर भी सैंक्शन लगा दिया। अल्टीमेटली ये रशियन क्रूड आता ही गुजरात में, नायरा कंपनी जो एनर्जी है उसको रिफाइन करके डीजल पेट्रोल के फॉर्म में ईयू को एक्सपोर्ट करती। अब ईयू को कहाँ से मिलेगा सारा? तो आप कह रहे हो कि 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देंगे इंडिया चाइना पर, लगा दो। आपको वही माल 100% महंगा लेना पड़ेगा, बट लेना तो इंडिया चाइना से ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिया आपको रिफाइन करके दे रहा है। अब वही रिफाइनरी से आपको क्रूड, आपको सॉरी वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट चाहिए, 100% ड्यूटी भरिए, आप ले लीजिए, अपने देशवासियों को बर्बाद कीजिए। ऑलरेडी यूक्रेन वॉर में, जहाँ पे यूके में 300 पाउंड बिजली का खर्चा था प्रति माह या पर मंथ, वो आज 3,500 से 4,000 पाउंड हो गया है। 10 गुना बढ़ चुका है इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आम नागरिक का। ईयू में भी वही हाल है, यूरो में कन्वर्ट कर लीजिए, वहाँ पाउंड में है। तो आप क्या चाहते हो कि इसको 4,000 पाउंड को वो 10,000 पाउंड तक ले जाओ? यानी आपकी जहाँ पे सिटीजन्स हैं यूरोप के, वो और दबेंगे, वहाँ पे और अफरा तफड़ी मचेगी। तो आप लगाइए, भरेंगे आपके देशवासी, और आपके देश में अफरा तफड़ी मचेगी, क्योंकि जो लोग इन्फ्लेशन में अच्छी अच्छी सरकार पलट जाती है। जब लोग भड़केंगे, आपको ही तकलीफ होगी, आपकी सरकार को। ना इंडिया, चाइना, रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रशिया अपना माल इनडायरेक्टली बेचेगा ही। अभी मैं आपको और एक आंकड़ा दिखाता हूँ, हिपोक्रेसी ऑफ नेटो। ये देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं,
रशिया सप्लायर दिख रहे हैं, सऊदी सप्लायर दिख रहे हैं। अब ये देखिए मलेशिया इंक्लूड्स रीब्रांडेड ऑयल, ये आप देखिए रीब्रांडेड ऑयल क्या होता है? कुछ नहीं है, ईरान और वेनेजुएला पे जो सैंक्शन लगा है उनका तेल मलेशिया जाता है और वहां से ट्रांसशिपमेंट बना हुआ है, वो ट्रांसशिपमेंट हब है मलेशिया। गूगल पे ओपनली आप देख सकते हैं, मलेशिया इज अ सिग्निफिकेंट ट्रांसशिपमेंट हब फॉर सैंक्शन ऑयल फ्रॉम ईरान एंड वेनेजुएला विच इज रीब्रांडेड एज मलेशियन टू इवेड यूएस सैंक्शंस। खुलेआम रास्ता बनाया हुआ है। नई चीज क्या है ये? इराक में क्या है? इराक एक्सपोर्टर है, कंट्रोल कौन कर रहा है वहां? बैठा कौन है? यूएस है। किसके पास जा रहा है वो तेल? अब आते हैं हम यू इंपोर्ट ऑयल। ये देखिए यूनाइटेड स्टेट्स से इंपोर्ट कर रहा है यू, नॉर्वे तो उनका ही है, कजाकिस्तान, इराक, ब्राजील, यूके। सबसे बॉटम में देखिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 2.24 मिलियन बैरल्स पर डे। 2 मिलियन बैरल्स दे कौन रहा है? रशिया। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दिखा रहे हैं यहाँ पे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में और है बचा कौन इतनी बड़ी क्वांटिटी देने के लिए? रशिया। 2 मिलियन बैरल्स पर डे, मजाक है? कहीं से हवा से आ जाएगा इतना बड़ा क्रूड? तो आओ दोस्तों, अभी हमने समझा कि टैरिफ लगाने से क्या होगा। चाइना पे टैरिफ लगाते हैं तो सारा तो माल चाइना से लेना पड़ता है, चाहे उनकी बैटरीज हैं, चाहे उनके मोबाइल हैं, चाहे कार हैं, और काफ़ी रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो चाइना पे सैंक्शन कैसे लगाएंगे? इंडिया पे कैसे लगाओ? इंडिया तो क्रूड ऑयल रिफाइन करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूरोप को एक्सपोर्ट करता है। इंडिया डिपेंडेंट है, चाइना डिपेंडेंट है। ब्राज़ील को क्या धमकी देंगे? ब्राज़ील खुद एक्सपोर्ट करता है क्रूड, और ब्रिक्स नेशन में साथ में ही है। तो जितनी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, सऊदी, रशिया, सब इकट्ठे ही हैं, ओपेक प्लस में है। तो किस पे टैरिफ लगाओगे? किसको नुकसान होगा एंड में? यूरोप को। तो लगाओ टैरिफ। क्या आप धमकी दे रहे हैं टीवी पर? अगर कुछ समझ ही नहीं आ रहा बोल क्या रहे हो? आप इतने बड़े चीफ हो नेटो के, आप थोड़ी तो समझ होनी चाहिए कि इसका नुकसान कौन उठाएगा। 50 दिन की धमकी दे रहे हो, रशिया को पता है 50 दिन में क्या हो जाएगा। अल्टीमेटली तो उनका प्रोडक्ट लेना ही है। अगर 1 महीने तक आपके पास रिजर्व है क्रूड के या पेट्रोलियम प्रोडक्ट के, तो 1 महीने बाद लोगे। अल्टीमेटली तो आपको लेना ही है। आप करोगे क्या? मार्केट को एब्रप्ट करोगे, क्रूड मार्केट ऊपर नीचे होगी, नुकसान आपके लोगों का है। पुतिन ये बहुत अच्छी तरह समझते इस बात को। तो पुतिन को दबाव में आने से रहे, प्लस उनके पास जो मिसाइल की टेक्नोलॉजी, हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, यूएस के पेट्रियोटिक सिस्टम जो एयर डिफेंस है वो काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि इसराइल में हमने देख लिया ईरान के जो अटैक्स है, तो पेट्रियोटिक जिनके पेट्रियट मिसाइल सिस्टम जो भी कहा जाता है, और इसराइल को बचा नहीं सके, डिफेंस नहीं कर सकते। ये इसराइल ईरान वॉर के बाद ही पूरा ये रंग बदला है जो रशिया ने यूक्रेन की तरफ। रशिया भी समझ चुका है कि इसराइल ईरान वॉर में ईरान बहुत हावी रहा है, यूएसए का जो डिफेंस सिस्टम बहुत वीक रहा, और हाइपरसोनिक मिसाइल्स बड़े आसान से पेनिट्रेट कर गई। और अब उसके बाद में आपने देखा हो रशिया ने यूक्रेन पर एग्रेशन बढ़ाया है, काफ़ी ज़्यादा अटैक बढ़ा है। तो ये रशिया को बहुत बोल्ड कर दिया है इसराइल ईरान वॉर ने। और जियो पॉलिटिक्स को आप ध्यान से समझो, और ये पूरी जो चेस गेम चल रही है, जो पूरा गेम हुई है, ये इसराइल और ईरान वॉर ने बहुत कुछ खोल दिया है। काफ़ी डिफेंस सिस्टम ओपन हो गए हैं। ईरान का डिफेंस सिस्टम रशिया ने ही प्रोवाइड किया है, जो इनके हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। तो इसका मतलब हाइपरसोनिक मिसाइल्स बहुत इफेक्टिव रहे, और जो डिफेंस सिस्टम जो आयरन डोम बोलते थे, या ये यूएसए के जो AWAC जो भी बोलते हैं, वो डिफेंस सिस्टम भी वीक रहा, उसको ही ध्वस्त कर दिया। अब यूक्रेन में भी वही हुआ है। तो कुल मिला के बैकफुट पर आ गए डोनाल्ड ट्रंप। वो दबाना चाहते हैं 50 दिन की धमकी, वो काम नहीं करने वाली। उल्टा टैरिफ वॉर में भी चाइना के आगे झुकना पड़ा है, और इसमें भी पुतिन के टर्म्स को मानना पड़ेगा। ये टर्म्स बहुत कड़क हैं, कुछ ऐसी बात है जो हमें पता नहीं पर्दे के पीछे है, उसका खुलासा बाद में होगा। बस ये कहना चाहता हूँ कि हर चीज़ अभी नागरिक के आगे खुला है, हर चीज़ पता है। क्रूड की गेम क्या है, जियो पॉलिटिक्स की गेम क्या है। तो धन्यवाद। मेरे ख्याल से आप लोग को काफ़ी नॉलेज मिली होगी इस चैनल से, जो क्रूड की गेम क्या है, जियो पॉलिटिक्स की गेम क्या है।
हम चाहते हैं कि शांति रहे इस दुनिया में, हम सबका भला हो। नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपकी सपोर्ट हमें और बेहतर जानकारी लाने के लिए प्रेरित करती है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।